फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज जीपीएस। तो बच्चों, आपको सभी को मालूम है, हमने इससे पहले दो भाग में जो पार्ट 6 पार्ट था आपका, उसमें दो भाग आपको भेज दिया है। दूसरा भाग आज हम तीसरे भाग में ध्यान देंगे। बच्चों, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है, क्या होता है या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर जो बताया गया है, काल्पनिक मतलब कल्पना से बोला जाता है। ठीक है, पहला, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या में होना, ये सबसे पहले काल्पनिक नहीं है, इसमें होना बहुत आवश्यक है ना। पहले देखते हैं यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में कहा गया है कि क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। बोलता है प्रायः देखा जाता है कि कुछ वस्तु के उत्पादक सीमित होती हैं जबकि उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। सभी को मालूम है बच्चों कि जितना वहाँ पर उत्पादक रहेगा तो उतना उपभोक्ता थोड़ी रहेगा वहाँ पर, हमको सभी मालूम है। आपको आगे देखेंगे बच्चों, वहाँ पर वस्तुओं का समरूप होना, मतलब सब वस्तु जो समरूप नहीं होता सभी को मालूम है। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्त है कि वस्तुएं समान रूप होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सब वस्तुएं आकार प्रकार तथा गुण में एक दूसरे के समान नहीं होते, सभी को मालूम है बच्चा। प्रत्येक उत्पादक वस्तु भेद करके अपनी वस्तु को दूसरे उत्पादकों की वस्तु से श्रेष्ठ बताने की चेष्टा करते हैं। तो हम देखते हैं मार्केट में जाते हैं, कोई बोलता है ये अच्छा नहीं है, और उसी प्रचार के आधार पर वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम है इस चीज़ को। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में यह शर्त मान ली जाती है कि कोई फर्म उद्योग में प्रवेश पा सकती है अथवा उद्योग से बाहर हो सकती, लेकिन व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं होता है। फर्मों के प्रवेश पाने व छोड़ने में अनेक कठिनाइयाँ होती है। उसमें देखेंगे बच्चे यहाँ पर बाजार का पूर्ण ज्ञान, तो इसमें सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में यह कहा गया है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की यही धारणा भी अव्यावहारिक है, क्योंकि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि कौन सी वस्तु कहाँ तक किस कीमत में बेची जाएगी या खरीदी जा सकती है, लिखे है ना यहाँ पर बोला गया। अगला है उत्पत्ति के साधनों का पूर्णतः गतिशील होना, मतलब जो उत्पादन हो उसका पूर्ण गतिशील होना, मतलब प्रचलन में हो। अब पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधनों को पूर्णतः गतिशील मान लिया जा गया है, परंतु यह धारणा गलत है। पूर्णतः गतिशील साधन तो पूंजी भी नहीं है। आपको मालूम बात, उत्पत्ति के शेष साधनों की गतिशीलता में अनेक शर्त बाधक नहीं हुए हैं, इसलिए उत्पत्ति के साधनों को पूर्ण गतिशील मान लिया गया है। देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रतियोगिता क्या काल्पनिक है, तो यहाँ पर किस दिशा में होता है। अगला देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता सभी को मालूम है, जो है पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवहार में ये दोनों ही बातें नहीं है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने वास्तविक जगत के लिए अपूर्ण प्रतियोगिता तथा प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकार प्रतियोगिता को स्वीकार किया है। तो देखेंगे यहाँ पर जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता को, और जो है चैम्बरलिन ने एकाधिकार प्रतियोगिता को स्वीकार किया है। अतः व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगिताओं को ही महत्व स्थान दिया गया है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध एकाधिकार की धारणाएं पूर्णतः काल्पनिक है। अभी जो पढ़े बच्चे हम लोग, तो यहाँ पर अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं होती, यहाँ उनकी वस्तु एक रूप नहीं है या उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ऐसे प्रत्येक दशा में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। अलग अलग होने के कारण प्रोफेसर लार्नन के अनुसार बोला गया है, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार के बीच की अवस्था को कहा जाता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण होता है, पहला, अल्पसंख्या में विक्रेता। तो विक्रेता जो है अल्पसंख्यक में है तभी ठीक बनता है। यहाँ पर अपूर्ण प्रतियोगिता इसलिए पाई जाती है क्योंकि विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक संख्या में क्रेता विक्रेता बताया गया। यहाँ पर चूँकि क्रेताओं की संख्या अल्प होती है, इसीलिए विक्रेताओं की संख्या अल्प होती है, इसीलिए अपूर्ण प्रतियोगिता जन्म लेती है। तो वस्तुओं के गुण में अंतर, तो आपको सभी मालूम है अपूर्ण प्रतियोगिता वस्तुओं के गुण में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है। विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की वस्तुओं में काल्पनिक भिन्नता की जाती है। उत्पादक विभिन्न प्रकार के व्यापारिक चिन्हों और नामों का प्रयोग कर अंतर करते हैं। अगला है मूल्य में अंतर, सभी को मालूम है डिफरेंस इन प्राइस। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक समान
गुण वाली वस्तुओं के मूल्य में भी अंतर पाया जाता है। आपको सभी को मालूम है, विज्ञापन और प्रचार के द्वारा उत्पादन विक्रेतागण अधिक से अधिक क्रेताओं को आकर्षित करके मूल्य में अंतर करने में सफल हो जाते हैं। तो आपको उसी को बोलते हैं डुप्लीकेट। समझ आ गया बच्चों, मूल्य में अंतर का मतलब यही होता है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट अपूर्ण प्रतियोगिता एक मुख्य अंग विज्ञापन या प्रचार है। अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए उत्पादक और विक्रेता अपनी अपनी वस्तुओं को विज्ञापन में प्रचार कर वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करते हैं। सभी को मालूम है, अपूर्ण प्रतियोगिता वाली संस्थाओं के द्वारा विज्ञापन पर भारी मात्रा में व्यय किया जाता है ना बच्चों। विज्ञापन में सब ज़्यादा खर्च करते हैं। पांचवा है परिवहन लागत, जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अपूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन होने के कारणों में परिवहन लागत भी है। किसी वस्तु की अधिक परिवहन लागत होने से अन्य प्रतियोगी विक्रेता बाजार में नहीं आ पाते हैं तथा विक्रेता उस क्षेत्र में एकाधिकार के समान स्थिति प्राप्त कर लेता है तथा ऊंची कीमत मूल्य वसूल करता है। तो क्या कारण होता है? ट्रांसपोर्ट के कारण, जो लंबी दूरी तक, जैसे अभी देखते हैं मोला मार्केट से लंबी दूरी के कारण वहाँ पर जो है मार्केटिंग ज़्यादा नहीं जा पाते, वहाँ पर है ना विक्रेता वहाँ पर, इसलिए वस्तुओं का रेट जो है अधिक रहता है। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप जो होते हैं क्या क्या होते हैं। द्विआधारी का मतलब है ना डुप्ली। तो द्विआधारी कैसे आशा है बाजार की ऐसी स्थिति से होती है जिसमें केवल दो ही विक्रेता होते हैं। दोनों विक्रेता की वस्तुओं के एक ही रूप होते हैं और दोनों समान मूल्य नीति का पालन करते हैं। तो आज देखते हैं मार्केट में जो जहाँ भी एक रेट बन जाता है वहाँ पर वही रेट में सब क्या करते हैं, मूल्य में देते हैं। उसी को बोलते हैं एक रूपता रूप, एकाधिकार बोला जाता है। यदि इनमें कोई भी विक्रेता अपनी मूल्य नीति में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी अवश्य पड़ता है। तो उसको द्विआधारी बाजार की प्रमुख विशेषता है। आप देखेंगे मार्केट में जाते हो तो पता चल जाएगा आपको। यह एक ऐसी दशा का घोतक है जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं। दूसरा नंबर, दोनों उत्पादक लगभग एक समान वस्तु का विक्रय करता है, मतलब बेचता है वहाँ पर। तीसरा मतलब दोनों ही अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं तथा दोनों की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। चौथा नंबर देखेंगे, दोनों के द्वारा प्राय समान मूल्य नीति का पालन किया जाता है। पांचवा, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नीति को ध्यान में रखकर आवश्यक होता है। तो अगला देखते हैं बेटे, अल्पाधिकार मतलब ऑलिगोपॉली। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है। अल्पाधिकार बाजार की ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं, मतलब कम मात्रा में विक्रेता होते हैं यहाँ पर, और प्रत्येक विक्रेता पूर्ति एवं मूल्य पर समुचित प्रभाव रखता है। भारत के संदर्भ में लौह इस्पात उद्योग अल्पाधिकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस उद्योग में टाटा स्टील कंपनी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, मैसूर स्टील कंपनी तथा बोकारो स्टील कंपनी आदि शामिल हैं। मेयर्स के अनुसार जो बताया गया, अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है। तो अगला आपको दिया बच्चों, ध्यान देंगे इसमें। अगला पढ़ते हैं अपन अल्पाधिकार के रूप। अल्पाधिकार के निम्न रूप होते हैं। पहला, विशुद्ध अल्पाधिकार, प्यूरे है ना ओलिगोपॉली, जब सभी फर्म आपस में मिलकर समान वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय करते हैं, बेचते हैं, तब इस स्थिति को विशुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। इसमें भाव बढ़ते रहेगा। डिफरेंटेड मतलब विभेद अल्पाधिकार। ओलिगोपॉली, जब अलग अलग फर्म अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करती है तब उसे विभेद अल्पाधिकार का है, मतलब अलग अलग फर्म का वस्तु अलग। अगला सामूहिक अल्पाधिकार, कलेक्टिव ओलिगोपॉली, जब विभिन्न फर्म आपस में वस्तु के उत्पादन, वस्तु की कीमत, वस्तु के बाजार आदि के बारे में समझौते की नीति अपनाती है तब उसे सामूहिक अल्पाधिकार कहा जाता है। एक समान वस्तु। आंशिक अल्पाधिकार, पार्टिकल है ना ओलिगोपॉली जो है, जब फर्मों की आपस में पारस्परिक निर्भरता आंशिक होती है तब उसे आंशिक अल्पाधिकार कहा जाएगा। अगला है पूर्ण अल्पाधिकार जो है, कंप्लीट ओलिगोपॉली, जब अलग अलग फर्मों के द्वारा वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री के लिए अलग अलग नीति अपनाई जाती है तो उसे पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। बच्चों आज के लिए यहीं तक, आगे जो है अल्पाधिकार की विशेषताएं पढ़ेंगे। आज के लिए गुड डे बेटा।